हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक हमारा है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जीएसटी में वो हर टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है जो आईटीसी से रिलेटेड हो। ठीक है, जैसा कि जीएसटी में आईटीसी लेने की कुछ रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन डाल दी गई है, मतलब कि आईटीसी लेना अब और भी मुश्किल कर दिया है। ये कंडीशन उन्होंने सेक्शन 38 के अंदर डाली हैं, जिसमें कि सप्लायर बायर सप्लायर डिपेंडेंट हो गया है। मतलब कि अगर आपका सप्लायर टैक्स कंप्लेंट नहीं है तो बायर को आईटीसी लेना बहुत मुश्किल होने वाला है। अगर सप्लायर ने अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करी तो बायर उसका आईटीसी नहीं ले पाएगा। अच्छा, जब शुरू में जीएसटी शुरू हुआ था उस टाइम पे क्या था, इन्होंने क्या कहा था कि बायर को सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट अवेलेबल होगा। सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट मतलब बायर को सीमलेस क्रेडिट अवेलेबल होगा, मतलब कि उसकी इस तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डाली गई थी। ठीक है ना, तो बायर अपने सेल्फ टैक्स असेसमेंट के बेसिस पर अपना क्रेडिट ले सकता था। लेकिन अब इन्होंने सेक्शन 16 के अंदर जहाँ पर कि आईटीसी लेने की कंडीशंस होती हैं, उसके अंदर दो कंडीशन ऐसी डाल दी गई है जो कि सप्लायर डिपेंडेंट है। मतलब कि सप्लायर अपने टैक्स कंप्लेंट अगर ठीक नहीं कर रहा है तो बायर का क्रेडिट रेस्ट्रिक्ट होगा। तो एक बारी हम वो सेक्शन 16(2) की कंडीशंस को एक बारी रेफर कर लेते हैं। पहली कंडीशन थी इसमें कि आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। सेकंड, आपके पास गुड्स रिसीव होना चाहिए। थर्ड, सप्लायर ने टैक्स जमा कराया होना चाहिए। फोर्थ थी रेसिपिएंट ने 3B फाइल करी होनी चाहिए। ठीक है, पहले ये चार कंडीशन होती थी। उसके बाद इन्होंने एक फिफ्थ कंडीशन डाली जो नोटिफिकेशन 39 द्वारा इफेक्टिव हुई। वो हुई थी 1/1/2022 को। वो क्या कंडीशन थी कि बायर को एलिजिबल आईटीसी जो उसके 2B में रिफ्लेक्ट कर रहा है वही मिलेगा। अब ये क्या कंडीशन है कि उसके 2B में जो क्रेडिट आ रहा है वही बायर को अवेलेबल होगा। मतलब कि ये सप्लायर डिपेंडेंट होगी। सप्लायर अगर आपका अपना GSTR 1 भर रहा है तभी आपको क्रेडिट अवेलेबल हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने 1/10/2022 को एक कंडीशन, सिक्स्थ कंडीशन और डाल दी कि बायर को क्रेडिट जो उसके 2B में आ रहा है वो रेस्ट्रिक्ट हो सकता है अगर वो सेक्शन 38 की कंडीशन के अंदर कवर हो रहा है। अब ये क्या है, सेक्शन 38 के अंदर उन्होंने कुछ कंडीशन डाली होंगी जरूर, जो कि अगर 2B में आने के बाद भी अगर वो 38 की कंडीशन में कवर हो रहा है तो बायर को क्रेडिट रेस्ट्रिक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब इसका मैं कहने का मतलब क्या है कि ये जो दोनों कंडीशन है, फिफ्थ और सिक्स्थ कंडीशन, ये बिल्कुल मतलब फुल्ली सप्लायर डिपेंडेंट हो गई है। मतलब सप्लायर के कंप्लायंस पर बायर का क्रेडिट डिपेंड हो गया है। ठीक है, तो मतलब इसका कहने का मतलब ये कि अब आपका जो GSTR 2B है वो दो पार्ट में डिवाइड होने वाला है। एक हो जाएगा आपका एलिजिबल आईटीसी का पार्ट, दूसरा पार्ट आपका हो जाएगा नॉट अवेलेबल आईटीसी का पार्ट। अब ये जो नॉट अवेलेबल आईटीसी का पार्ट है, ये सेक्शन 38 के अंदर जो कंडीशंस दी गई हैं उसको हम एक बारी देख लेते हैं। अगर उस कंडीशन में आपका सप्लायर फॉल कर रहा है तो फिर आपका क्रेडिट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। सेक्शन 38 के अंदर पहली कंडीशन जो दी है उन्होंने वो है बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन विद इन सच पीरियड ऑफ टाइम टेकिंग रजिस्ट्रेशन एज में बी प्रेस्क्राइब। और इसका मतलब क्या कह रहा है ये, अगर आपका सप्लायर ऐसा टैक्सेबल पर्सन है जिसने कि जीएसटी में नया रजिस्ट्रेशन लिया है, वे किसी एक प्रेस्क्राइब टाइम तक आपको आईटीसी पास ऑन नहीं कर सकता। मतलब कि सपोजिंग मैं सप्लायर हूँ आपका और मैंने नया रजिस्ट्रेशन लिया है, आप सब बायर हो मेरे। ठीक है, आपने मेरे से परचेज की तो आपको आईटीसी कुछ एक प्रेस्क्राइब पीरियड दे देंगे वो कि वो नया रजिस्ट्रेशन था, मैं मतलब सप्लायर में मैंने नया रजिस्ट्रेशन लिया है तो 3 महीने तक आपको शायद क्रेडिट ना मिले। तो वो उसके लिए अभी टाइम पीरियड इन्होंने प्रेस्क्राइब करना है, उसके रूल फ्रेम होने हैं, वो फ्रेम नहीं हुए हैं अभी। ठीक है ना, एक्ट में ये ले आए, एक्ट को इन्होंने नोटिफाई भी कर दिया है, लेकिन जब तक रूल नहीं बनता तब तक ये पोर्टल पे अप्लीकेबल नहीं हो सकता। ठीक है, अब सेकेंड क्लॉज पढ़ लेते हैं इसका। बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन who has defaulted in the payment of tax and where such default has continued for such period as may be prescribed। अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर दो जगह मैंने रेड किया हुआ है, डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ टैक्स और सच पीरियड। डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ सच मतलब पेमेंट ऑफ टैक्स मतलब कहाँ पे हम डिफॉल्ट पेमेंट करते हैं, जब हम GST 3B फाइल करते हैं वहीं हम पेमेंट करते हैं। ठीक है ना, तो इसमें ये कह रहा है कि अगर आपके सप्लायर ने 3B फाइल नहीं करी है तो उस केस में भी बायर का जो क्रेडिट है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अब ये क्या है कि बायर ने आपके सप्लायर ने GSTR 1 तो फाइल कर दी लेकिन उसने 3B नहीं फाइल की, तो उस केस में वो यही कह रहा है कि अगर उसने 3B नहीं फाइल करी है तो भी आपके 2B में तो आ गया, तो
2B में तो आ ही जाएगा जब वो GSTR 1 फाइल कर लेगा, लेकिन अगर वो 3B नहीं फाइल करता तो वो वाला जो क्रेडिट है वो आपका नॉट अवेलेबल ITC के अंदर आ जाएगा 2B के अंदर, और वो आपको अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, उसका आप क्लेम नहीं कर सकते हो। थर्ड रेस्ट्रिक्शन उन्होंने क्या डाली है, बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन आउटपुट टैक्स पेबल by whom in accordance with the statement of output supply furnished by him under the said subsection during such period as may be prescribed, access the output tax paid by him during said period by such limit as may be prescribed। अब इस पॉइंट के अंदर भी मैंने कुछ लाइंस को रेड कर दिया गया, जैसे आउटपुट टैक्स पेबल, अब मैंने इसके आगे वैसे लिख दिया अपनी तरफ से GSTR 1। आउटपुट टैक्स पेबल मतलब GSTR 1 में आप आउटपुट टैक्स दिखाते हो, आउटपुट टैक्स पेड कहाँ जाता है 3B के अंदर, तो यहाँ पर वो कह रहा है, यहाँ बीच में एक एक्सेस है, तो वो कह रहा है कि उसका अगर आउटपुट टैक्स पेबल मतलब GSTR 1 में जो उसने लायबिलिटी डिक्लेयर की है वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 3B में उससे ज़्यादा है, 3B से ज़्यादा है, तो उस केस में भी बायर का क्रेडिट रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ कंडीशन उठाते हैं। फोर्थ कंडीशन क्या है इसकी रेस्ट्रिक्टेड वाली? फोर्थ कंडीशन आपकी है by any registered person who during such period as may be prescribed has availed the credit of input tax of an amount that exceeds the credit that can be availed by him in accordance with the clause A by such limit as may be prescribed। अब ये जो इन्होंने कंडीशन डाली है, आप ये सोचोगे कि इन्होंने यहाँ डाली कैसे और क्यों डाली है। पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये कंडीशन है क्या। इसमें ये कह रहा है कि सपोजिंग मैं सप्लायर हूँ, मैं अपनी 3B फाइल कर रहा हूँ। 3B फाइल करते समय आपको पता है कि 2B से ऑटो पॉपुलेट होके टेबल नंबर 4-5 के अंदर 2B से फिगर आ जाती है ITC की। मान लो वहाँ पर ITC की फिगर मेरी ऑटो पॉपुलेट होकर 100 रुपीज़ आ रही है, और वहाँ पर मैंने अगर सपोजिंग 150 रुपये क्लेम कर लिया, मतलब 2B से 50 रुपये ज़्यादा क्लेम कर लिया, उस केस में भी आप लोग अगर बायर हो तो आप लोगों का क्रेडिट रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। भाई ये क्या बात बनी? मतलब सप्लायर अपने 3B में ITC ज़्यादा ले रहा है और आप बायर का क्रेडिट रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है, ये कहना चाहते हैं कि उस सप्लायर ने यानी कि मैंने जो 50 रुपये एडिशनल क्लेम किया था, मैंने वो 50 रुपये अपनी लायबिलिटी भी तो कम कर दी ना, मैंने वो अपनी लायबिलिटी कम कर दी, तो ये कहते हैं कि आप बायर का क्रेडिट रेस्ट्रिक्ट कर दो, ठीक है। अब आप फिफ्थ कंडीशन में आ जाते हैं अपनी। फिफ्थ कंडीशन वो कहता है बाई एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज डिफॉल्टेड इन डिस्चार्ज हिज टैक्स लायबिलिटी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 12 ऑफ सेक्शन 49 सब्जेक्ट टू द कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन एज में बी प्रेस्क्राइब। अब इस क्लॉज में कह रहा है कि अगर आपने लायबिलिटी एज पर 49(12) के अकॉर्डेंस डिस्चार्ज नहीं की तो बायर का क्रेडिट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। मतलब अगर मैं सप्लायर हूँ, मैं अगर सेक्शन 49(12) के अकॉर्डिंग अगर अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं करता हूँ तो आप लोग सबका क्रेडिट रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। अब ये सेक्शन 49(12) क्या है? ये भी फाइनेंस एक्ट 2022 में इंकॉर्पोरेट किया गया था, और इसको भी इन्होंने नोटिफिकेशन 18 द्वारा 1/10/2022 से इफेक्टिव कर दिया। लेकिन ये जो सेक्शन है, इससे पहले इसका रूल फ्रेम हो चुका था, हम इसको यूज़ कर रहे थे, वो था रूल 86B। इसी रूल 86B का जो प्रिंसिपल सेक्शन है वो इन्होंने अब इंसर्ट किया है और अब इसको इफेक्टिव करा है, ठीक है। अब 86B में क्या था कि किसी भी टैक्स पेयर जिसकी कि 50 लाख के ऊपर टैक्सेबल सप्लाई किसी मंथ में हो रही है और उस मंथ में उसका अगर टैक्स नहीं बन रहा है तो उसको 1% ऑफ टोटल टैक्स लायबिलिटी का टैक्स जमा कराना होता था, ठीक है ना। तो अगर वो मैं टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ 1%, टोटल टैक्स लायबिलिटी टैक्सेबल सेल का सप्लायर हूँ मैं, अगर टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ 1% अगर मैं नहीं जमा कराता हूँ तो उस केस में आप लोग जैसे मेरे बायर हो तो आप लोगों को क्रेडिट डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है अपनी 6th कंडीशन, बाय सच अदर क्लास ऑफ पर्सन एज में बी प्रेस्क्राइब। अब इस केस में ये कुछ नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं कि आप वो ऐसे टैक्स पेयर को प्रेस्क्राइब करेंगे कि जिससे अगर आप परचेज करते हो तो उस केस में भी आपका क्रेडिट डिसअलाउ हो सकता है। तो ये 6 कंडीशंस थी जो इन्होंने सेक्शन 38 के अंदर इंसर्ट की हैं, जो कि इफेक्टिव हो गई हैं 1/10/2022 से। लेकिन ये पोर्टल पर अभी नहीं स्टार्ट हो सकती, क्योंकि जब तक कि इसके अगेंस्ट में इनके रूल फ्रेम नहीं होते हैं। जब तक रूल फ्रेम नहीं होंगे
मतलब वो प्रेस्क्राइब नहीं करेंगे कि कितनी लिमिट तक का आपका आईटीसी रेस्ट्रिक्ट होना है या कितना टाइम पीरियड तक आपका आईटीसी रेस्ट्रिक्ट होना है, तब तक ये पोर्टल पे ऑपरेटिव नहीं होंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। आपको मेरा ये सेशन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो नया सब्सक्राइबर है तो वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी गवर्नमेंट, जो ये रूल अभी फ्रेम होने हैं इस रिगार्ड में, जब भी गवर्नमेंट इसको ऑपरेटिव करेगी या रूल फ्रेम कर देगी, हम जल्दी से एक नया वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा आएंगे और प्रैक्टिकली आपको वो सारे रूल बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में अपनी। थैंक यू।